गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। कल हमने बेसिकली कौरक के प्रकार के बारे में पढ़ा था। और जस्ट उससे एक क्लास पहले हमने विद्लन क्रिया के बारे में पढ़ा था। मैं आपको 2 मिनट रिवाइज करा देता हूं कि हमने पढ़ा क्या था। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्लन। विद्लन को सामान्य भाषा में क्लीवेज कहते हैं। अब विद्लन प्रक्रिया है क्या? मैं आपको 2 मिनट छोटी डेफिनेशन दे देता हूं कि विद्लन क्या है कि कोशिकाओं का निरंतर विभाजन होना, जिससे आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहे। अब कोशिका का विभाजन कैसे? एक कोशिका का 2 कोशिकाओं में विभाजन, 2 कोशिका का आगे 4 कोशिकाओं में विभाजन, और यही क्रम निरंतर आगे क्या हो चलता रहता है। जस्ट इसके बाद तूतक या मोरुला स्टेज आई थी, जिसमें हमने कहा था कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें जो भ्रूण होता है उसकी आकृति किसके समान दिखाई देती है? सहतूत के फल के समान दिखाई देती है। इस स्थिति में इसको तूतक कहते हैं या मोरुला, और तूतक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे तूतक भवन कहते हैं। कल की क्लास में हमने कौरक के बारे में पढ़ा था। कौरक क्या? ब्लास्टुला। कौरक हमने क्या कहा था कि भ्रूण में 2 स्तर बनते हैं। एक तो बाहरी स्तर जो होता है, बाहरी स्तर है, ठीक है, बाई तरफ, और भीतरी होती जो है वो होती है कौरक गुहा। मध्य में कौरक हो, बाई स्तर। ये कल हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने कौरक के प्रकार पढ़े थे। आज हमारा जस्ट उससे अगला ये सारे कनेक्टिंग लिंक्स एक टॉपिक है। विद्लन का तूतक के बाद कौरक, और कौरक के बाद गैस्ट्रुला। आज हमारा टॉपिक है गैस्ट्रुला भवन। देखिए, गैस्ट्रुला भवन क्या है, गैस्ट्रुलेशन क्या है? विकासशील भ्रूण का कौरक, विकासशील भ्रूण का जो कौरक होता है वो क्या करता है? विकास की अगली प्रक्रिया में प्रवेश करता है, और अगली प्रक्रिया कौन सी है? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया को देखिए, भवन जहां भी यूज होता है इसका मतलब बनना, अर्थात विकास जो गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया, अर्थात जिससे गैस्ट्रुला बन रहा है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? कौरक की सतही स्तर की कोशिकाओं में विभेदीकरण होता है। देखिए, अपन पढ़ चुके हैं कोशिकाओं में विभाजन होना, विभेदीकरण होना, जिसके फलस्वरूप गैस्ट्रुला अवस्था में 3 जननिक स्तर का, ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है इस गैस्ट्रुला अवस्था का, कि इस प्रक्रिया में कौरक की सतही स्तर की कोशिकाओं में विभेदीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप 3 जननिक स्तर कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आप इस डायग्राम से समझ लीजिए। ये कोशिका है, इसमें बाहर की तरफ क्या होगी? एक्टोडर्म, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बिल्कुल बीच में क्या है? एंडोडर्म, और बीच में क्या होगी? मेसोडर्म। अर्थात इस प्रक्रिया में कौरक की सतही स्तर कोशिकाओं में विभेदीकरण होता है, जिससे 3 जननिक स्तर क्या हो रहे हैं? कौन से बन रहे हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इस गैस्ट्रुला अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें 3 जननिक स्तर का निर्माण होता है। जैसे कौरक के अंदर पढ़ रहे थे कौरक हुआ, वैसे इसमें 3 जननिक स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण होता है। इसके साथ ही भ्रूण के जो विभिन्न भागों का स्थानांतरीकरण होता है, ट्रांसफर होता है। इसके साथ ही भ्रूण के विभिन्न भागों का स्थानांतरण होता है, जिससे एंडोडर्म जो भ्रूण के आंतरिक, देखिए एंडोडर्म क्या करती है? भ्रूण के जो आंतरिक भाग होते हैं उनके संभावित अंगों का निर्माण करती है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संरचना विकास गतियां। अर्थात स्थानांतरण जो प्रक्रिया हो रही है, रीढ़ में हो क्या है? इसे संरचना विकास प्रक्रिया कहते हैं, गतियां कहते हैं। और इससे क्या हो रहा है? भ्रूण का आगे विकास हो रहा है। और गैस्ट्रुला अवस्था के पश्चात विकासशील भ्रूण को अपन क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला कहते हैं। अब एक छोटा टॉपिक आता है, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट गैस्ट्रुला के अंदर ये नियति मानचित्र क्या है? नियति मानचित्र या फैक्ट मैप्स क्या है? देखिए, अपन को पता होता है किसी भी चीज का अध्ययन करना है तो अपन को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, अर्थात एक चार्ट या छोटा सा नक्शा होना चाहिए, जिससे क्या होगा? भ्रूण के संभावित भाग, कौन सा भाग कहां बनेगा, उसका अपन को बेसिक आइडिया हो जाए। अर्थात बिना किसी चार्ट या नक्शे के अगर अपन किसी भ्रूण की स्थिति को या पढ़ रहे हैं तो ये संभव नहीं है। अगर मैं उदाहरण दूं कि अपन को किसी जगह की ओर यात्रा करनी है और अपने पास नक्शा नहीं है, तो अपन भूल-भुलैया की तरफ भटक जाएंगे और अपन निश्चित स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही नियति मानचित्र होता है। नियति मानचित्र क्या होता है? भ्रूण
संभावित भाग बन रहे हैं, जो भी अंग बनेंगे, उसका क्या होता है, पहले से बना हुआ चार्ट होता है, जिसकी सहायता से हम ये देख सकते हैं कि भाई कौन सा अंग कहां बन रहा है और सही है कि नहीं है। तो क्या है, इस प्रक्रिया में विकासित भ्रूण विशेषकर कोरक रेफरेंस या विशेषकर कोरक के प्रत्येक भाग की नियति एक मानचित्र, देखिए कई जगह मानचित्र आता है, कई जगह आप इसको चार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अपन को कोई भी चीज बनानी है, मानचित्र कहते हैं, नक्शा कहते हैं, चार्ट कहते हैं, एक ही बात है। मानचित्र द्वारा दर्शाई जाती है। इस मानचित्र को, जो मानचित्र होता है पूरा, उसको नियति मानचित्र कहते हैं, और नियति मानचित्र का जो ज्यादातर यूज होता है वो जूलॉजी में होता है। अब देखिए वापस रिवाइज कर रहा हूं, नियति मानचित्र क्या है। इस प्रक्रिया में विकासित भ्रूण विशेषकर कोरक के प्रत्येक भाग की नियति एक मानचित्र, जिससे पता चल सके कि उससे जो भी संभावित अंग होंगे वो कहां बनेंगे, इससे बेसिक आइडिया हो, और बिना मानचित्र के कोई चीज संभव नहीं है। इस प्रकार की जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं, नियति मानचित्र। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहला गैस्ट्रोला क्या होती है, विकासित भ्रूण का कोरक विकास प्रक्रिया के अंतर्गत अगले चरण में प्रवेश करता है। गैस्ट्रो निर्माण की प्रक्रिया गुस्टुला भ्रूण कहते हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट 3 जननी स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनता है, और संरचना विकास प्रक्रिया होती है, और गैस्ट्रो निर्माण की प्रक्रिया को गैस्ट्रो भ्रूण कहते हैं। नियति मानचित्र विकासित भ्रूण में क्या होगा, जो भी संभावित अंग होंगे, जो भाग होंगे, उसको एक नक्शे द्वारा, चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नियति मानचित्र कहते हैं। अपन ने नियति मानचित्र पढ़ी थी। किसी भी कोरक के प्रत्येक भाग को जो होता है उसको एक निश्चित चार्ट नक्शे की सहायता से समझाया जाता है, जिसे नियति मानचित्र कहते थे। अब उससे आगे का पॉइंट है, किसी कोरक के कोरक चरण के विभिन्न भागों की नियति के ज्ञान के लिए, अर्थात उसकी नियति जो है कौन सा अंग संभव है, उसके ज्ञान के लिए अंडाणु के विभिन्न भागों के कोशिका द्रव्य के विशिष्ट अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। अर्थात कोशिका द्रव्य के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं उसका उपयोग किया जाता है, विशेष तौर से रंगाकण जो कहते हैं, इस प्रकार के। और कई बार क्या होता है कि कोरक के जो अभिलक्षण होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते, अर्थात ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है, तो उस तरीके में क्या करते हैं, कृत्रिम तरीकों का उपयोग किया जाता है। देखिए कई बार साइंस में ये चीज है कि अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे आप चाहते हैं कि नियति मानचित्र बन जाए, बिल्कुल उसका नक्शा बन जाए संभावित क्षेत्रों का, और कई बार वो अपने अनुसार नहीं बन पाते हैं, तो उस जगह वैज्ञानिक कृत्रिम तरीकों का भी उपयोग करते हैं। कृत्रिम तरीकों से भी क्या करते हैं, उसके नियति मानचित्र का निर्माण करते हैं। जैसे व्हाइट रंग के जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग, और इसका जो पदार्थ होते हैं इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था वो उभयचर एम्फीबियन जीवों में किया गया था। तो नियति मानचित्र में क्या होता है, अंडाणु के विभिन्न भागों के कोशिका द्रव्यों के विशिष्ट अभिलक्षणों का उपयोग करते हैं, और कई बार क्या होता है हमारे अनुसार रिजल्ट प्राप्त नहीं होते, तो वहां कृत्रिम तरीकों का भी उपयोग किया जाता है। अब आता है उभयचर भ्रूण की नियति मानचित्र, अर्थात उभयचर जीव होता है, भ्रूण होता है, उसकी नियति मानचित्र क्या होती है। देखिए उभयचर के कोरक की संपूर्ण सतह को, उभयचर भ्रूण जो होता है उसके कोरक की संपूर्ण सतह को क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है जंतु ध्रुव, एनिमल पोल, दूसरा माध्यमिक क्षेत्र या परिधि ध्रुव, और तीसरा पादप ध्रुव। अर्थात इसके जंतु के जो नियति मानचित्र होते हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है। पहला है अपना जंतु ध्रुव, सेकंड माध्यमिक या परिधि, और तीसरा क्या है, पादप ध्रुव। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपन जंतु ध्रुव।
अभी अपन ने उभयचर भ्रूण की नियति मानचित्र को उभयचर भ्रूण की नियति मानचित्र को 3 भागों में विभाजित किया था, जिनमें एक जंतु ध्रुव, परिधीय क्षेत्र और पादप ध्रुव। देखिए सबसे पहले जंतु ध्रुव क्या है। जंतु ध्रुव में क्या है, इस क्षेत्र में 2 प्रमुख उप क्षेत्र उपस्थित होते हैं। इस क्षेत्र में क्या होंगे, जो भी जंतु ध्रुव है, ये जंतु ध्रुव का एनिमल पोल है, ये वाला डायग्राम के द्वारा, इसमें क्या होंगे, हमेशा 2 क्षेत्र उपस्थित होंगे। पहला क्या होता है, वह क्षेत्र जिसकी नियति अर्थात जिसका लक्षण नियति होती है वो भ्रूण का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र विकसित करना होता है। अर्थात पहला जो क्षेत्र होता है उसकी नियति जो है वो क्या करना होता है, तंत्रिका तंत्र, भ्रूण का जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम होता है उसको विकसित करना होता है। जबकि जो दूसरा क्षेत्र होता है वो क्या करता है, भ्रूण की त्वचा के अधिचरण को विकसित करता है, एपिडर्मिस को विकसित करता है। अर्थात इस क्षेत्र में 2 उप क्षेत्र है। जैसे पहला जो क्षेत्र होता है वो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को विकसित करता है भ्रूण के, जबकि दूसरा है वो क्या कर रहा है, त्वचा के अधिचरण को विकसित कर रहा है। और इन्हीं 2 क्षेत्रों से, इन दोनों क्षेत्रों से क्या हो रहा है, संवेदियम, सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, जो संवेदियम होते हैं, जैसे नेत्र है, कर्ण है, जो भी है, ये इनका निर्माण किससे हो रहा है, इन दोनों क्षेत्र से हो रहा है। जैसे तंत्रिका तंत्र क्षेत्र का निर्माण, जो तंत्रिका तंत्र क्षेत्र है उसके एक अंश द्वारा, तंत्रिका तंत्र क्षेत्र के एक अंश द्वारा भ्रूण के नेत्र का निर्माण होता है, नेत्र में भाग लेते हैं। और अधिचरण में नासा व कर्ण को, अधिचरण में नाक और कान को विकसित करने के पदार्थ उपस्थित होते हैं। अर्थात वापस रिवाइज, जंतु ध्रुव क्या है, इस क्षेत्र में 2 क्षेत्र उप क्षेत्र उपस्थित होते हैं। वह क्षेत्र, पहला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जो भ्रूण की तंत्रिका तंत्र को विकसित करता है, निर्मित करता है। सेकंड क्या है, भ्रूण की त्वचा के अधिचरण को विकसित करता है। इसके साथ ही दोनों जो क्षेत्र होते हैं ये क्या करते हैं, अब भ्रूण के संवेदी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको भी विकसित करते हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र का जो एक भाग होता है वो भ्रूण के नेत्र निर्माण में भाग लेता है, जबकि अधिचरण में वो नासा व कान को विकसित करने हेतु काम आती है। अब परिधीय क्षेत्र, सेकंड क्या है, परिधीय क्षेत्र। परिधीय क्षेत्र क्या होता है, भ्रूण के पृष्ठ भाग के एक हिस्से से, भ्रूण के जो पृष्ठ भाग है उसके एक हिस्से से नोटोकॉर्ड, जो पृष्ठ रज्जु होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण होता है वो नोटोकॉर्ड होता है। तो भ्रूण के पृष्ठ भाग के एक हिस्से से नोटोकॉर्ड को विकसित करना होता है। इसी क्षेत्र के निचले भाग में, इसी जो क्षेत्र है नोटोकॉर्ड के निचले भाग में वह पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो आहार नाली के अग्रभाग, मुख और क्लोम क्षेत्र जो गिल्स रीजन्स होते हैं और ग्रसनी या फेरिंक्स को रेखित करने वाले एंडोडर्मी क्षेत्र उपस्थित होते हैं। अर्थात इसी क्षेत्र के निचले भाग में वे पदार्थ उपस्थित होते हैं जो आहार नाल के अग्रभाग, जो आहार नाल होते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स, उसके अग्रभाग होते हैं, जैसे मुख है, क्लोम क्षेत्र है, ग्रसनी को रेखित करने वाले एंडोडर्मी क्षेत्र उपस्थित होते हैं। अगर इस डायग्राम से बात करूं तो ये जो पूरा डायग्राम है इसमें एनिमल पोल सबसे ऊपर है और वेजिटल पोल सबसे नीचे होता है, और ये जो होता है एनिमल कॉर्टेक्स है, बल्कुट कहते हैं इसको हिंदी में, और नीचे की ओर वेजिटल कॉर्टेक्स है। एनिमल रीजन है उनको हम विशेष प्रकार से डार्क लाइन से दर्शा रहे हैं, जबकि वेजिटल रीजन को हम बिल्कुल खाली दर्शा रहे हैं। और ये जो है वो स्पर्म एंट्री पॉइंट अर्थात शुक्राणु के प्रवेश करने का चित्र है। ये अपने पहला पढ़ा जंतु ध्रुव, दूसरा पढ़ रहे हैं परिधीय ध्रुव, और तीसरा जो हमारा है वो है पादप ध्रुव।
क्षेत्र था वो था पादप क्षेत्र। लेकिन पादप क्षेत्र क्या है कि इसमें वे कोशिका स्थित होती है जो मध्यनाल मिडगट, जो मध्यनाल मिडगट व पश्चनाल हिंडगट के परिवर्धन में, अर्थात जो मध्यनाल है एलिमेंट्री कैनाल की और पश्चनाल है उसके परिवर्धन में सहायक होती है। और नियंत्रित मानचित्र से भ्रूण की सिमेट्री का भी ज्ञान होता है, अर्थात भ्रूण की सिमेट्री क्या होगी, समिति क्या होगी, कितनी पास होगी, कैसे होगी, उसका भी ज्ञान होता है। जैसे कौरव के जंतु ध्रुव के निकट, जैसे कौरव के जंतु ध्रुव के निकट तंत्रीय क्षेत्र स्थित होता है, यह भाग जंतु के पृष्ठ भाग को निरूपित करता है, जंतु में जो पृष्ठ भाग होता है उसको निरूपित करता है। रिवाइज कर रहा हूं, कौरव के जंतु ध्रुव के निकट तंत्रीय क्षेत्र होता है, यह भाग जंतु के पृष्ठ भाग को निरूपित करता है। जंतु के शीर्ष भाग, जैसे जंतु के जो शीर्ष भाग होते हैं जैसे नेत्र, नासा, कर्ण होते हैं, वो भी कहां से विकसित होते हैं, जंतु ध्रुव से। तो अपन ने तीन टाइप पढ़ा उभयचर भ्रूण की नियति को, पहला जंतु ध्रुव, परिधीय और पादप ध्रुव। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है संरचना विकास गतियां। संरचना विकास गतियां क्या है, मैं आपको पहले भी डेफिनेशन बता चुका हूं। विकासशील भ्रूण में क्या होता है, विकासशील भ्रूण के जो कौरक होता है, विकासशील भ्रूण के या कौरक है, उसमें क्या होता है, कोशिकीय स्थानांतरण प्रक्रिया होती है, कोशिकाओं का आपस में स्थानांतरण प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, भ्रूण में संभावित अंगों का आगे चल के क्या होता है, निर्माण होता है। इसी स्थानांतरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संरचना विकास गतियां कहते हैं। लेकिन किसी भी जीव में हमेशा दो प्रकार की संरचना विकास गतियां होती है, एक होता है एपिबोलिक, एक होता है एंडोलिक। पहला संरचना विकास गतियां, गैस्ट्रो प्रक्रिया में कौरक या विकासशील भ्रूण के कोशिकीय समूह का क्या होता है, स्थानांतरण ट्रांसफर होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संरचना विकास गतियां कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, पहला अध्यारोहण या एपिबोलिक कहते हैं, दूसरा होती है अंतरोहण या एम्बोलिक। तो अपन पहला पढ़ेंगे अध्यारोहण या एपिबोलिक। ये अपना संरचना विकास गतियों का जो पहला टॉपिक है वो है अध्यारोहण या एपिबोलिक। देखिए अध्यारोहण या एपिबोलिक क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस प्रकार की गति उन कौरक खंडों में होती है जो क्या करती है, एक्टोडर्म का निर्माण करती है। अर्थात इस प्रकार की गतियां जो भी है उन कौरक खंडों में होती है जो क्या करती है, एक्टोडर्म का निर्माण करती है। इन छोटे परिमाण के कौरक खंडों को, ये जो छोटे आकार के जो कौरक खंड होते हैं इनकी क्या होती है, चपटे होने की प्रवृत्ति होती है। तो आकार में क्या होंगे, ये हमेशा चपटे होंगे। विद्युत प्रक्रिया द्वारा सतत विभाजन अर्थात निरंतर विभाजन द्वारा एवं क्या होती है, इनकी संख्या में क्या होगी, हमेशा निरंतर वृद्धि करके चपटे हो जाते हैं। अर्थात विद्युत प्रक्रिया द्वारा जब अपन पढ़ चुके हैं कि एक कोशिका, दो कोशिकाओं में, दो कोशिकाएं 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये क्रम चल रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तो कोशिकाएं क्या हो रही है, निरंतर विभाजित हो रही है और इनकी संख्या में क्या हो रहा है, निरंतर विभाजन हो रहा है, जिससे ये जो छोटे खंड होते हैं ये क्या हो रहे हैं, आकार में चपटे हो रहे हैं। जिससे जो संभावित जिसका निर्माण होना संभावी है, एक्टोडर्म कोशिकाएं विकसित हो भ्रूण की संपूर्ण सतह को प्रसारित हो जाती है। अर्थात जो संभावी एक्टोडर्म कोशिकाएं हैं वो विकासशील जो भ्रूण होती है उसकी संपूर्ण सतह पर क्या हो जाती है, फैल जाती है या प्रसारित हो जाती है। ये इस प्रक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। इस प्रक्रिया द्वारा एक्टोडर्म निर्माणी कौरक खंड है वो बड़े परिमाण में उपस्थित कौरक खंडों को, अर्थात एक्टोडर्म निर्माणी कौरक खंड है वो बड़े परिमाण के, जो बड़े आकार के कौरक खंड होते हैं उनको क्या करते हैं, भ्रूण के भीतरी सतह की ओर, अर्थात भ्रूण के भीतरी सतह की ओर क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे एंडोडर्म और मेसोडर्म में विभेदन होता है। अर्थात जिससे एंडोडर्म और मेसोडर्म में विभेदन होता है। अब
वापस अध्यायों में बोल किया है। इस प्रकार की गति उन कोरखंडों में होती है जो एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं। इन छोटे परिमाण के कोरखंडों में चपटे वाली प्रवृत्ति होती है। अब चपटे किसके कारण हो रहे हैं? विघटन प्रक्रिया का, क्योंकि विघटन प्रक्रिया में क्या होगा, निरंतर क्या होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा और कोशिका क्या करेगी, संख्या में वृद्धि करेगी और जिससे क्या होगा, संभावित एक्टोडर्म कोशिकाएं क्या होगी, वो विकासित भ्रूण की जो संपूर्ण सतह होती है उस पर क्या हो जाएगी, प्रसारित हो जाएगी। इसके साथ ही क्या करेगी, एक्टोडर्म में निर्माणित कोशिका जो होती है वो बड़े आकार के जो खंड होंगे उसको भ्रूण के भीतर की ओर विस्तारित करेगी, जिससे एंडोडर्म और मेसोडर्म का क्या होगा, विभेदन होगा। तो अपन इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, ये जो है ये कोशिका जो है वो बड़े आकार की है, जिन्हें मैं मेगामियस कह रहा हूं। अर्थात मेगामियस क्या होता है, बड़े खंड होते हैं जिनको मैं मेगामियस कह रहा हूं। ये छोटे आकार की कोशिका है जिन्हें माइक्रोमियस कहते हैं या इन्हें सूक्ष्म कहते हैं। ये ब्लास्टोसिल कोरक हुआ और ब्लास्टोकोर कोरक छिद्र, तो ये जो है, और ये जो सबसे ऊपर की तरफ होती है लिप होठ की तरफ होती है, इन्हें अपन डोर्सल लिप भी कहते हैं या ओस्ट भी कहते हैं। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो आज की जो क्लास हुई थी उसमें बेसिकली स्टार्टिंग से लेकर अगर नियति मानचित्र, फिर भ्रूण की नियति मानचित्र, उसमें 3 क्षेत्र थे वो